हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। इज क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? देखो, नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू, किसमें जल नहीं है, CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। उसके बाद ये तो हो गया नीला थोथा। सफेद थोथा का फॉर्मूला होता है, सफेद थोथा बोले तो व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। और एक होता है चला नीला थोथा, हरा थोथा का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O इंटू 7। जितना चला पूछेगा तोरा उतने हम लिख रहे हैं 7H2O। एक और जो है ये पूछेगा तुमको कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग त्वरित चूना एकदम एक लिख लो। फॉर्मूला बहुत है लेकिन इतने पूछेगा। त्वरित चूना, या इसी को हम लोग क्विक लाइम, या इसी को हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना कहते हैं। इसका एक और है CaOH हॉल टू। इसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। इसी को लाइम ऑफ वाटर भी कहते हैं। इतना फॉर्मूला तोरा पूछेगा दोस्त मेरे, एक लिख लो बढ़िया से। हम एक जुगाड़ भी आपको बता देते हैं, बढ़िया समझिएगा। एगो जिप्सम को 100 डिग्री सी पर जब गर्म करिएगा तो बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या एनसीईआरटी का सवाल भी है ये। देख लो, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, धवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा वो CaSO4 इंटू हाफ H2O, सफेद थोथा ZnSO4 इंटू 7H2O, हरा थोथा FeSO4 इंटू 7H2O, CaO त्वरित चूना या क्विक लाइम या अनबुझा चूना, CaOH हॉल टू बुझा चूना या स्लैग्ड लाइम। जल्दी से लिख, इससे बाहर नहीं जाएगा। जल्दी लिख, इससे बाहर चला क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी का सवाल, निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है? देख लो, बेकिंग सोडा में जल नहीं है, बाकी सब में देखो जल है, बेकिंग सोडा में जल नहीं है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। सीधी बात नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए थे कि हम सारा का सारा क्वेश्चन तुमको इसके मार्फत सारा फॉर्मूला तुमको समझा सके दोस्त मेरे। इतना आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। हो गया इज द राइट आंसर। लव यू सर, आपके पढ़ाने से मुझे बहुत अच्छा से साइंस समझ में आने लगा। इतना चला जी, आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्लास्टर और पेरिस में खाली ध्यान रखिएगा, POP है, O जो है दोनों P को आधा आधा बांटता है, तो यहाँ आधा H2O हो जाएगा। यही अगर जिप्सम में जाइएगा तो जिप्सम में 2H2O होता है। अगला जिप्सम में 2H2O, प्लास्टर और पेरिस में आधा H2O। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि बेकिंग पाउडर के अवयव का एक अवयव, बेकिंग पाउडर
का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, देख लो चला। इसका अन्य अवयव क्या है? एक होता है बेकिंग सोडा, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। एक होता है बेकिंग सोडा, इससे चला बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा का पहला फॉर्मूला तो होता है NaHCO3। दूसरा ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है। मधुमक्खी वगैरह के डंक में हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी के डंक को समाप्त करने के लिए, मधुमक्खी के डंक को समाप्त करने के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी के डंक को समाप्त करने के लिए हम लोग NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। यही अगर बेकिंग पाउडर हो, एगो बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर बराबर होता है NaHCO3, NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल, प्लस टार्टेरिक अम्ल, NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल। देख लो बेकिंग सोडा बराबर होता है NaHCO3, ये दुर्बल क्षार है। मधुमक्खी के डंक को समाप्त करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टेरिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर NaHCO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा NaHCO3 दुर्बल क्षार है, ये मधुमक्खी के डंक को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब जल्दी से बता दो व्हाट इज आंसर? टार्टरिक एसिड इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड दोस्त मेरे ये विनेगर में पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है। और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड सीसा संचायक सेल में पाया जाता है, सीसा संचायक सेल में पाया जाता है। कौन? सीसा संचायक सेल में पाया जाता है कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उदर में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जल्दी से लिख लो चिला जी, सेट नंबर दे दे के लिखते जाइए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सेट नंबर 7 चल रहा है, 20 दिन 20 कक्षा में स्टार्ट किए हैं, आपको एकदम जरूर फायदा होगा। हाँ बिना निक ने लागैया यो गुरु जी, हाँ यो चिला जी, जल्दी बताइए। एसिटिक एसिड विनेगर में CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी दे देता है चला, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। एनसीईआरटी का जो सवाल है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और दूसरा अवयव क्या है? दूसरा अवयव टार्टरिक एसिड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, हम बार बार कह रहे हैं चला जी आप सेट नंबर 7 चल रहा है, 7 देके कॉपी कलम निकालिए और सॉल्यूशन लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो, भौतिक परिवर्तन नहीं है कर मतलब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं है कर मतलब रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन है इसका मतलब ना मिले, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक। ना मिले देखो कहाँ ना मिले, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना मिल जाएगा फिर से पानी, बर्फ के गलन पर जल का बनना फिर से मिल जाएगा, जल में लवण का विलय होना फिर से लवण यानी नमक का विलय होगा फिर से अलग हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, दहन हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है चला जी, एकदम सिंपल है। एगो लड़का बड़ा बढ़िया देखो कमेंट्स लिखा है, हम एक आध दो कमेंट्स चला लेते हैं। अब इसके लिए तुम बुरा मानो कि अच्छा, हम एक आध दो कमेंट्स जो मेरे फेवर का होता है, जो हमको लगता है मेरा तारीफ कर रहा है, वो पढ़ देते हैं। कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है? कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है? ताजमहल से तो खूबसूरत मेरे एस के झा सर का सूरत है, ताजमहल से तो खूबसूरत हमारे एस के झा सर का सूरत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरी सूरत अच्छी है, ये बात सही है चला जी, लेकिन आप पढ़ाई भी कीजिए साथ ही साथ, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। रासायनिक परिवर्तन कहता है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। भौतिक परिवर्तन होता है मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो कह रहा है रासायनिक परिवर्तन ना मिले, द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना। अगला प्रश्न आपकी सेवा में ये रहा। द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द स्क्रीन इज, इन्हें आ जाओ। अभी चला
जीएस चल रहा है चंद्रा सर का एकदम। कल भी हमको लगता है बहुत सारे बच्चे लाइव थे और 9 बजे से शायद कितने बजे से चलता है? अभी चला वो ये अभी चला कितने बजे से चलता है जीएस? 8 बजे से। 8 बजे से चला आपका जीएस चलता है, 8:10 पे लाइव होता है चंद्रा सर का। एक दिन आप जीएस पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। कितने लोग चंद्रा सर से पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, कृपया एक टाइप कीजिए। चंद्रा सर से अगर आप अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए जीएस पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं वो, और आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया एक टाइप कीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनका क्लास, तो कृपया एक टाइप करिए। आपको 8 बजे से अभी महा मैराथन ले रहे हो, हमको लगता है 2.5 घंटा ले रहे हैं ना, 2-2.5 घंटा ले रहे हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपका हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है ना, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलो जी, हमारे चैनल का टैगलाइन ही है सीधी बात नो बकवास सिर्फ कंटेंट। हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं। कहता निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। NH3O2 से अभिक्रिया करेगा, NO प्लस H2O बना दिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या? उपचयन अपचयन अभिक्रिया है क्या? संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में A B से जुटेगा और AB का निर्माण कर देगा। अब आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन हटा है, ऑक्सीजन जुटा है, इसका मतलब प्रतिस्थापन तो है। और यहाँ से अब ये देखना है आपको, ये तो नहीं होगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन हटा है, ऑक्सीजन जुटा है। और उपचयन अपचयन है कि नहीं? देखो हाइड्रोजन हटा है और यहाँ आओगे तो ऑक्सीजन, यहाँ आओगे हाइड्रोजन हटा है और ऑक्सीजन जो है यहाँ जाके जुट भी गया है, यहाँ हाइड्रोजन जुट भी गया है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, ऑक्सीजन जुटा है, यहाँ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आकर जुट गया है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है। देखो ये रूल क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ दिस वन? रिडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता हो। अब ऑक्सीकरण एक होता है ऑक्सीकरण, बढ़िया से लिख लो, इससे क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपचायक, अवकारक, अवकारक, अवकारक। इसमें चला जी क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। और अगर अवकरण, अवकरण, अपचयन, उपचायक, अवकारक, इसमें चला जी ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। बढ़िया से देख लो, ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन, अपचयक, अवकारक, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। और अवकरण, अपचयन, उपचयक, अवकारक, इसमें ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। ठीक है, ये चला जी आपको पूछवे करेगा। यहां से एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे सवाल हैं, यहां से एक क्वेश्चन रहता है। उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, देखो यहां से हाइड्रोजन हट रहा है और यहां देखो हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है। इसका मतलब दोनों क्रिया अगर होगा तो उसको हम लोग रिडॉक्स कहेंगे। और प्रतिस्थापन तो है ही है, एक हट के दूसरा जुट रहा है, इसलिए प्रतिस्थापन भी होवे करेगा। आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो आंसर हो जाएगा कौन कौन आपका? चला जी, 1 और 3, 1 और 3 इज द राइट आंसर, 1 और 3 इज द राइट आंसर। चलो जी, बीपीएससी टीआरई वाले जो 3.0 वाले हैं और 4.0 वाले, आप हमसे क्या चाहते हैं वो बताइए। आप जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट्स कर दीजिए कि आप हमारे संस्थान से क्या चाहते हैं, कि हम आपकी क्या क्या मदद करें। तो आप हम वैसे हमारा प्लान बन चुका है, हमने प्लान बना लिया है, लेकिन फिर भी आपसे एक राय लेते हैं कि आप क्या क्या चाहते हैं। आप पढ़ाते हैं तो लगता है नौकरी लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या आप चाहते हैं चला जी कि हमारे संस्थान की तरफ से आपके लिए हो, वैसे हमने प्लान बना रखा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में
कि क्या क्या आप चाहते हैं हमारे संस्थान के बारे में, आप वो कमेंट्स कीजिए कि आप टेस्ट चाहते हैं, मैराथन चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का मैराथन चाहते हैं, ऑफलाइन में कैसा टेस्ट चाहते हैं, ऑनलाइन में कैसा टेस्ट चाहते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, चला 15 दिन से इसी बात पर सारा काम चल रहा है, हमने तैयारी कर रखी है। शॉर्ट टाइम का आप रिवीजन के लिए कुछ सोच रहे हैं या ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए हमको कुछ दे दीजिए सर, कि हम 20 दिन में सारा का सारा इंपॉर्टेंट पढ़ दें वगैरह वगैरह। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक छोटा सा बैच भी हम सोच रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट होगा जो भी आपको चाहिए चला जी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कर देने का, और जितना आप कहिएगा उससे बढ़ चढ़ के करेंगे कमेंट्स। हम एकदम सब लोग जो आप चाहते हैं, मेरा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है, आप जो चाहते हैं वो आप कमेंट्स कीजिए। कहते हैं दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे चैनल पे आपको चला खाली यही बात मिलेगा, सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई, एकदम वो भी कंटेंट लेवल के टीचर मिलेंगे। अभी आप पढ़ रहे होंगे चंद्रा सर से जीएस, तो आपको पता चल रहा होगा। कहते हैं दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो Fe है, H2O से अभिक्रिया किया, Fe3O4 है, 4H2 है, बहुत बढ़िया बात है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, हाँ एकदम, देखिए आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है जल अपचयित हो रहा है, अपचय ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक। देखो एकदम फिर से हम आपका लिख देते हैं, आप बढ़िया से देख लीजिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयन, अपचायक, अवकारक, एकदम इतने याद रखना है। अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इसमें ऑक्सीजन, इसमें चला जी ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। अब बढ़िया से आप चेक कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए एकदम। चला शॉर्ट टाइम के लिए भी हम बहुत सारा चीज सोच रहे हैं, हमको ऐसा लगता है चला 20 से 25 दिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत आसानी से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बाकी हम देखते हैं कि अगर 25 दिन के लिए 25 टेस्ट भी अगर हम ले लेते हैं तो टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब 25 दिन के लिए अगर 25 क्लास का एक छोटा सा बैच भी हम देते हैं तो उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो भी लोग पढ़ना चाहेंगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसका करवा देंगे। अब पहले एक बार आप लोग कमेंट्स कर लीजिए, फिर हम उससे बात करेंगे अलग से। अब देखो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये सही बात है। जल अपचयित हो रहा है, जल से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, ये है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर कह रहा है जल अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो जल का अपचयन हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है, तो ये उपचायक है, जिसका अपचयन होगा उपचायक है, इसका मतलब ये गलत है। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये सही है कि गलत है। देखो जब अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है, ये सही है। क्यों है ऑक्सीकारक, क्योंकि भैया हाइड्रोजन जुट रहा है, सॉरी ऑक्सीजन हट रहा है, देखो जल से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक भी है। आंसर बता दो, 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझाते हैं हम, आप बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझने की चेष्टा कीजिएगा। हमने कहा आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन में जुट रहा है, तो ये आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन में जुट रहा है, इसका मतलब आयरन धातु जो हो रहा है ये ऑक्सीकृत हो रहा है। आयरन ऑक्सीजन से जुट रहा है, इसका मतलब आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। एकदम हो रहा है, देख लो, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। जल अपचयित हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है, देखो ऑक्सीजन हट रहा है, इससे हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, इसका मतलब ये भी सही है। तो जल अपचयित हो रहा है, तो अपचायक नहीं होगा, ये अपचयन जिसका होगा ये उपचायक होगा, तो ये गलत है। और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, तो ये सही है आंसर। आंसर
आप पटना के नंबर 1 टीचर हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो हमको बहुत बढ़िया लगा ये बात। चट्टा कहेंगे, तुम पटना के टीचर को जानते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ टीचर हैं चला जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आ हा हिने आओ, एनसीईआरटी है तो क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन आसान भी उतना ही है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? इस बार देखो बीपीएससी टीआरई 1.0 में 3.0 में पूछा था। बीपीएससी 3.0 का ये सवाल है कि ऊष्माक्षेपी वो होता है जो ऊष्मा देगा। तो ये लड़का बोला कि भैया ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो चला सब एनसीईआरटी बेस्ड ही सवाल रहता है। अब बढ़िया से देखो, कहते हैं ऊष्माक्षेपी है। हम बार बार कहते हैं चूना, बारंबार कहते हैं, क्या कहते हैं? चूना, अम्ल, अपमार्जक, अपमार्जक, चूना, अम्ल, अपमार्जक, सीमेंट। इस सब में जब जल मिलाओगे, इस सब में जब जल मिलाओगे तो आपको ऊष्मा देगा। इस सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और देखो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन हम पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे। ये एनसीईआरटी हम जो पढ़ाए थे चला तो एनसीईआरटी का लाइन है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण में गर्म करना होता है। अब गर्म करोगे तो ऊष्मा लोगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक होता है संघनन, संघनन का मतलब होता है ठंडा करना। संघनन मतलब गैस को द्रव में बदलना। तो ठंडा करने के लिए क्या करना होगा? ऊष्मा निकालना होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। एकदम चूना जल से अभिक्रिया करेगा, ऊष्मा देगा। आप गरम गरम लगता है कि नहीं? चूना में कभी जल डालिए, आपको गरम गरम फील होगा। चुनवा में जल डालिए, आपको गरम गरम लगता है, इसका मतलब ये ऊष्मा दे रहा है। दे रहा मतलब ऊष्माक्षेपी। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो अभी कैंसिल हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था, जो ऊष्मा देगा उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। एक अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण करने के लिए पानी में अम्ल को डालना होगा। तो अम्ल का तनुकरण यानी पानी डालना होगा, तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। आंसर ई भी सही है, ई भी सही है। फिर कह रहा है जल का वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा लेगा तब ना वाष्पीकरण होगा, तो ऊष्मा शोषी है, तो ये नहीं होगा। फिर कहता है कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलेगा। कब बदलेगा? जब ऊष्मा लेगा। तो ऊष्मा लेगा तब ना चला, ऊष्मा लेगा तब ना वाष्पीकृत होगा। तो भैया ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऊष्मा शोषी है। ये दोनों ऊष्मा, जो ऊष्मा लेता है ऊष्मा शोषी है, जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी है। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 का इस सवाल था कि जो ऊष्मा देगा ऊष्माक्षेपी है। इससे बाहर तो सवाल नहीं जाएगा। सर आपके कंटेंट में पावर रहता है, यूट्यूब पर तो हम कभी नहीं छोड़ते हैं। वाह, वेरी गुड। देख लो चला जी, कंटेंट चला पावर इसलिए है कि 10 साल 11 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरा तारीफ करता था, हमसे रहा नहीं जाता, एक लाइन बोल ही देते हैं। लेकिन चला एकदम सीधी बात, नो बकवास। चलो जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? 1 और 2 इज द राइट आंसर। आपको क्वेश्चन पूछा था, कितने लोग ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा था? जल्दी से, अरे कितने लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा था? 1 टाइप कीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं कृपया 2 टाइप कीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, एकदम आराम से चला जी, एकदम आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड, कौन क्लोराइड चला? बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम क्लोराइड जो है ये अमोनियम सल्फेट से NH4 Hal2SO4, NH4 Hal2SO4, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे बच्चों ने देखा है, इसका मतलब पूछा है। बेरियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट से के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? देख लो चला, यहां से SO4 हटा और यहां आके जुट गया, तो विस्थापन अभिक्रिया तो है ये है। अब BaSO4 ये सफेद अवक्षेप बनाता है, ये सफेद अवक्षेप है। अवक्षेप उसे कहते हैं जो जल में अघुलनशील है।
जो जल अवक्षेपन अभिक्रिया भी है, यह संयोजन है नहीं। संयोजन का मतलब होता है ए बी से जुटेगा और ए बी बना देगा। एक एग्जाम्पल अगर लोगे, एक संयोजन अभिक्रिया का जब एग्जाम्पल लोगे तो ये हो जाता है H2, जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो H2O बना देगा। तो ये तो गलत है। द्विविस्थापन है कि नहीं देख लो। अवक्षेपन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कौन सा अभिक्रिया के प्रकार जो सही प्रदर्शित करते हैं। द्विविस्थापन है क्या? SO4 यहां जाके जुट गया है, Cl2 यहां से जाके हट गया, यहां जुट गया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ उत्तर नहीं होगा। आप बोलिएगा काहे नहीं होगा? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। जब द्विविस्थापन ऑप्शन में है और दो विस्थापन हो ही रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा, और एक ये उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि विस्थापन का मतलब एकल विस्थापन भी है और एक विस्थापित तो हो नहीं रहा है, दो विस्थापित हो रहा है। देखो Cl2 यहां से हट के यहां जुट रहा है, SO4 यहां से हट के यहां जुट रहा है, तो द्विविस्थापन हो रहा है। इसलिए आंसर या तो द्विविस्थापन होगा और अवक्षेपन होगा, विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन तब होता जब द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन में नहीं रहता। जब द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं रहता ऑप्शन में, जैसे मेन मिस्त्री नहीं रहेगा तब ना तू सब्स्टिट्यूट मिस्त्री को ले जाएगा। तो मेन मिस्त्री द्विविस्थापन अभिक्रिया डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं लेना है। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 2 और 4 इज द राइट आंसर। लेकिन अभिक्रिया के प्रकार अगर आप पढ़े होंगे तभी आपका काम होगा। अभिक्रिया के प्रकार अगर आप पढ़े होंगे तभी आपका काम होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? देख लो चला, ओजोन परत का ह्रास भी शुरू हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग सब शुरू हो गया। उपर्युक्त समय ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसके लिए जिम्मेवार गैस है CO2, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेवार गैस है CO2। याद रखिएगा, ये तीन क्वेश्चन तीनों से पूछता है। ओजोन परत का जो क्षय है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध CO2 गैस से है, ग्लोबल वार्मिंग का भी संबंध CO2 गैस से है। ग्लोबल वार्मिंग का भी संबंध किससे है? एसी बंद करो। ग्लोबल वार्मिंग का भी संबंध किससे है? CO2 गैस से है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का भी संबंध CO2 से है। ओजोन परत का संबंध CFC से है। अगला, जैव मंडल के जैविक घटक। ओहो हो इन्हें और एक क्वेश्चन, जैव मंडल के जैविक घटक। एक होता है जैविक घटक जकरा में जान हो और जैविक घटक जकरा में जान न हो। देखो, जैव मंडल के जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? जैविक घटक उसे कहते हैं, जैविक घटक जकरा में जान हो, जकरा में जान हो। अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक जकरा में जान ना हो, जकरा में जान ना हो, अजैविक घटक उसे कहते हैं जकरा में जान ना हो। अब बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जैव मंडल के जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? तो बताओ, उत्पादक प्लांट ओकरा में जान है, जैविक घटक उपभोक्ता हिरन भालू इस सब में जान है, जैविक घटक है। अपघटक, अपघटक के रूप में हम लोग जीवाणु, जीवाणु और कवक का यूज करते हैं, जीवाणु और कवक का यूज करते हैं। अपघटक के रूप में हम लोग जीवाणु और कवक का यूज करते हैं। इसको हम लोग अपमार्जक भी कहते हैं, पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक का मतलब होता है सरफ, और सरफ इसको कहते हैं पृथ्वी का। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी पर की चीजों को सड़ाकर साफ कर देता है। तो दोस्त मेरे, अपघटक के रूप में पृथ्वी पर जीवाणु और कवक है जो यहाँ पर चीजों को सड़ा देता है और सड़ा कर साफ कर देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कवक है इस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सड़े भोजन को रस को ग्रहण करता है, सड़े भोजन रस को ग्रहण करता है। कवक पहले भोजन को सड़ाता है, कवक पहले सड़े भोजन को सड़ाता है और सड़े भोजन को ग्रहण करता है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाता है जो प्रदूषण सूचक है। मेरी माँ देखने आती है, पढ़ता है कि नहीं? वेरी गुड, एकदम देखने आना चाहिए तुमको, पीटना भी चाहिए। अब देखो चला, कहते हैं उत्पादक,
जैव मंडल में जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? तो जैविक घटक का निर्माण जो होता है वो जिसमें जान होगा जैविक घटक, जकरा में जान नहीं होगा अजैविक घटक। अब देख लो बढ़िया से, तो कहता है वायु जैविक घटक का निर्माण नहीं है। वायु जैविक घटक है क्या? एकरा में जान नहीं है। उत्पादक में जान है, उपभोक्ता में जान है, अपघटक में जान है। उत्पादक का मतलब हो गया पौधा। अब पौधा जो है सूर्य के प्रकाश का 1% ही यूज करता है। आपके बीपीएससी तैयारी में था 1% प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश यूज करता है, मात्र 1%। उत्पादक जो है वो हो गया पौधा, मात्र 1% प्रकाश संश्लेषण में ये प्रकाश यूज करता है। अब देख लो चला, अपघटक की बात करें, जीवाणु और कवक अपघटक है। ये अपमार्जक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सड़े भोजन को ग्रहण करता है अब कौन? कवक। आंसर उत्पादक, पौधे उत्पादक हैं। 1% मात्र प्रकाश को यूज किए थे। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जैविक जकरा में जान होगा और जैविक जकरा में जान नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापिस आता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण से श्वसन के द्वारा, जीवाश्म ईंधन के जलने से, कवक के द्वारा। नहीं दोस्त मेरे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वो है जब CO2 H2O से अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश रहता है कि क्लोरोफिल की? दोनों। तो कहेंगे भैया दोनों रहता है, तभी बना देता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बना देता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, अभिकारक है। और ये उत्पाद है। उत्पाद में हमको ऑक्सीजन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। तो गौर फरमाइएगा। और उत्प्रेरक के रूप में हम लोग सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल को यूज करते हैं। और जो ये सूर्य का प्रकाश है कितना % यूज होता है? मात्र 1% यूज होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर अभिकारक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लेते हैं, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, और ये मात्र 1% ऊर्जा को ही क्या करता है? ग्रहण करता है। ये मात्र 1% ऊर्जा को ही प्रकाशन से। एगो चीज और ध्यान रखो, देखो श्वसन दिन में भी होता है एंड रात में भी। यहाँ भी क्वेश्चन फंसा देगा। दिन में एगो बच्चा पूछ भी रहा है, दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण ही ध्यान रखिएगा, पत्ता में भी होता है, पत्ता में भी होता है और तना में भी होता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चला, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, पत्ता में भी होता है, तना भी होता है। जहां भी हरे तने होंगे वहां हो जाएगा। और श्वसन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। आपको कहेगा श्वसन दिन में होता है कि रात में होता है? दोनों टाइम होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में होता है। पॉलिटी और ज्योग्राफी, वेरी गुड। बहुत जल्द हम चला ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए स्पेशल क्लासेस आपकी लगवा देते हैं एकदम, इसके लिए आप टेंशन ना लें। हम बहुत टीआरई के लिए बहुत जल्द ज्योग्राफी और हम चला एक अलग तरीके का। कितने लोग चला पटना में हैं? कितने लोग पटना में हैं? कृपया एक टाइप करें। और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग पटना में हैं और बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं? कृपया एक टाइप करें। जो लोग पटना में नहीं हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, कृपया 2 टाइप करें। आ जाए इधर। हमको आपके कंटेंट से प्यार हो गया है। आय हाय हाय, बहुत बढ़िया होना ही चाहिए। चला, आपको एकदम कंटेंट से प्यार होना चाहिए। श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पत्ता में भी होता है, तना में भी होता है। अगर एक ऑप्शन चुनने को मिले तो पत्ता चुनना, एक से अधिक अगर चुनने का मौका मिले तो पत्ता और तना दोनों चुनना। पत्ता और तना दोनों चुनना। और CO2 जब H2O से अभिक्रिया करेगा, सूर्य का प्रकाश कितना %? 1% चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल भी है। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल भी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, एंथ्रेक्स होता है, क्षय रोग होता है, मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ। ये वो रोग से संबंधित क्वेश्चन रहबे करेगा।
मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है चला? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कितने लोग हैं चला जो ऑफलाइन में एकदम सॉलिड कंटेंट वाला टेस्ट चाहते हैं? ऑफलाइन में कितने लोग हैं ऑफलाइन में एकदम सॉलिड कंटेंट वाला टेस्ट चाहते हैं? और कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन में एकदम सॉलिड कंटेंट वही जो मात्र 20 दिन में ही आपका काम कर दे, वैसा कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो कृपया 9 टाइप करें। अगर आप ऑफलाइन में टेस्ट चाहते हैं एकदम सॉलिड कंटेंट, वो कंटेंट जो एकदम पूछेगा, कोई फालतू कंटेंट नहीं, तो कृपया 8 टाइप करें। और अगर ऑनलाइन में आप टेस्ट चाहते हैं तो कृपया 9 टाइप करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एकदम चिल्ला चुकी कंटेंट अगर सही तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है, तो क्वेश्चन आप जब आज हम देख रहे थे क्वेश्चन पे हमको हंसी लग गया कि क्या क्वेश्चन पूछा है और कितना आसान जो है दिया है। जो क्वेश्चन एससीईआरटी में दिया है वही सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जो है बीपीएससी पूछ दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी हैं, और ऑनलाइन वालों की संख्या भी ज्यादा है। हम चला देखते हैं, कुछ सोचते हैं ऑनलाइन का एक धांसू सेट हम 20 सेट बना के आपकी सेवा में उपलब्ध करवाते हैं, एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस में। जितना मिनिमम हो पाएगा उतना मिनिमम फीस में हम कोशिश करते हैं आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का 20 सेट का। कहते हैं चला निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलेगा? एड्स से संबंधित ये क्वेश्चन रहबे करेगा। चला लैंगिक संपर्क से फैलेगा, गले मिलने से भी फैलेगा, स्तनपान से भी फैलता है, रक्ताधान गले मिलने से नहीं फैलेगा, स्तनपान से मिलेगा, रक्ताधान मतलब रक्त का आपस में मिलने से फैल जाएगा, गले मिलने से नहीं फैलेगा। एगो बीमारी से क्वेश्चन चला रहबे करेगा। आ जाओ इधर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है देखो, कहता है किसी क्षीण ध्वनि और प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि किया जाता है? देखो ध्वनि का एक होता है तीव्रता, एक होता है तीव्रता जो निर्भर करता है, हम पहले भी पढ़ा है, आयाम पर। एक होता है तारत्व जो निर्भर करता है आवृत्ति पर, जो निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है जिसके कारण ध्वनि धीमा तथा प्रबल सुनाई पड़ती है, धीमा तथा प्रबल सुनाई पड़ती है। और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है। कहते हैं तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, धीमा और प्रबल तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, मोटा या पतला। अब क्वेश्चन कर रहा है क्षीण ध्वनि और प्रबल ध्वनि, क्षीण ध्वनि और प्रबल ध्वनि की बात कर रहा है, इसका मतलब धीमा और प्रबल, तो ये आयाम या तीव्रता पर निर्भर करता है। यहाँ आयाम दिया हुआ, आंसर मार दीजिए। तरंग दैर्ध्य के बारे में जान लीजिएगा। चला इसका एसआई मात्रक मीटर है और इसका व्यवहारिक मात्रक जो है वो एंगस्ट्रॉम है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी क्वेश्चन आएगा ध्वनि की तीव्रता का, एक तो ये क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो इस बार बीपीएससी टीआरई में पूछा था ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक के बारे में, आप एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछवे करेगा, इस बार पूछेगा नहीं, पूछवे करेगा नहीं, इस बार पूछा था। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है और इसका व्यवहारिक मात्रक जो है वो डेसिबल था। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई में, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, और ना डेसिबल दिया था ना माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं, उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। हाँ चला जी, एकदम टेस्ट के बारे में हम बहुत जल्द सीरियस डिसीजन लेने वाले हैं, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। हाँ चला जी, गौर फरमाइएगा, एकदम 100% एनसीईआरटी सारे एग्जाम का पप्पा इसी को कहा जाता है। एकदम बढ़िया से हम चला जो पढ़ा रहे हैं आपको सब मिला के पढ़ा दे रहे हैं। एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, धीमा और प्रबल, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, मोटा या पतला। तो हमको कह रहा है यह आयाम पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर, व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। इसके इर्द गिर्द का भी हम सारा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर, कितना प्यारा है ये मेरा प्रश्न, गौर फरमाइएगा एकदम। देखिए हमारे पास सारा साधन उपलब्ध है। दर्शाए गए चित्र में आधा तरंग दैर्ध्य क्या होता है? देखो अगर कोई ये किरण जा रहा है, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपका चित्र में दर्शाया गया है ए बी देखो ये तरंग दैर्ध्य है क्या? नहीं है। फिर देखो बी
पीडी देखो तरंग दैर्ध्य है, जहां से चला वहीं पहुंचा, तो ये तरंग दैर्ध्य है। ये देखो तरंग दैर्ध्य है, ये बी, ये डी, तो देखो आधा ये हुआ आधा ये हुआ, तो ये तरंग दैर्ध्य होगा। अगला है डीई, डीई तो इतने है, डीई तो इतने है। अगला है एई, तो ए से लेकर ई तक, क्या ये तरंग दैर्ध्य है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? दर्शाए गए में आधा तरंग दैर्ध्य पूछा है। देखो अगर चित्र की बात करोगे तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा तरंग दैर्ध्य है, ये हो गया आपका तरंग दैर्ध्य। आधा तरंग दैर्ध्य कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर करोगे आधा, ये पूरा तो पूरा तरंग दैर्ध्य, ये आधा तो ये आधा, तो ये हो गया आधा तरंग दैर्ध्य। पीडी इज द राइट आंसर। ये पूर्ण तरंग दैर्ध्य है, ये आधा तरंग दैर्ध्य है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब ये पूरा और ये पूरा लोगे तो तरंग दैर्ध्य होगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूर्ण तरंग दैर्ध्य है, ये आधा लिया था, आधा तरंग दैर्ध्य है। पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा था, ये क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। कितने लोग ये क्वेश्चन देखे हैं? बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन कितने लोग देखे हैं? चला जी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के पेस्ट कर दिया है। एक टाइप कीजिए, नहीं देखे हैं तो दो टाइप कीजिए, कोई ना कोई जरूर देखा होगा। देखिए बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट उठा के कॉपी एंड पेस्ट कर दिया एनसीईआरटी से। बताओ चला, यहाँ आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा है 20 हर्ज से लेकर अब 20,000 हर्ज, 20,000 हर्ज की जो ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। कौन ध्वनि कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। अब 20 हर्ज से कम की जो ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि। अब 20,000 हर्ज से अधिक की जो ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। इसमें चला, जल्दी से बता दो आंसर, कितने लोग देखे हैं? देखो बहुत सारे बच्चे देखे हैं, डायरेक्ट उठा के पेस्ट मार दिया था। यहां पर आंसर कुत्ता भी हो सकता था और गेंडा भी हो सकता है, यहां आंसर गेंडा होगा, क्योंकि अब श्रव्य पूछ रहा है। कुत्ता इधर भी रहता है इधर भी रहता है, वो कम भी सुनता है ज्यादा भी सुनता है, इसलिए कुत्ता नहीं हो के यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? गेंडा। अब मनुष्य तो हो जाएगा श्रव्य ध्वनि, मनुष्य हो जाएगा चला श्रव्य ध्वनि, चमगादड़ हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि। अब कुत्ता चला इधर भी रहता है इधर भी रहता है, इसलिए कुत्ता नहीं होगा, राइनोसोरस गेंडा इज द राइट आंसर। राइनोसोरस गेंडा इज द राइट आंसर, राइनोसोरस गेंडा इज द राइट आंसर। श्रव्य ध्वनि हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, 20 से 20,000 हर्ज वाला भी क्वेश्चन पूछा था, आप अगर देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे। श्रव्य ध्वनि वाला भी क्वेश्चन पूछा था, 20 से 20,000 हर्ज वाला। अगर चला आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, 6:25 में हम डेली आते हैं लाइव, आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, जरूर जुड़िए। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व बल के द्वारा, पवन द्वारा, बादल द्वारा। बादल तैरते हैं, आपको क्वेश्चन पूछेगा बादल तैरता है किसके कारण? पहला ऑप्शन मारना घनत्व के कारण, और नहीं रहेगा घनत्व तो मारना श्यानता के कारण। पहला आंसर मारना घनत्व के कारण, नहीं रहेगा घनत्व तो मारना श्यानता के कारण। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके कारण? गुरुत्व बल के द्वारा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ किस बल के द्वारा चला? गुरुत्व बल के द्वारा। बहुत जल्द चला हम एक सुपर प्लान के साथ आपकी सेवा में उपलब्ध होने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए। बहुत जल्द, एकदम शॉर्ट टाइम में आपको एक छोटा सा प्लान हम देंगे, उससे आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, एक अम्ल की कुछ मात्रा जल में मिलाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? अम्ल की मात्रा जल में मिलाओगे तो क्या क्या होगा? पहले तो अम्ल की मात्रा जल में मिलाओगे तो ये आयनीकृत हो जाएगा। मान लो H2SO4 में मिलाओगे तो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूट जाएगा, तो आयनीकरण हो जाएगा। और दूसरा, अम्ल में जल मिला रहे हो, अम्ल में जल मिला रहे हो तो तनु भी हो जाएगा, पतला भी हो जाएगा। आयनीकरण और तनुता। उदासीकरण तब होता जब अम्ल में जल नहीं, अम्ल में क्षार मिला देते। जब अम्ल में क्षार मिला देते ना, अम्ल में क्षार मिला देते ना, तब बन जाता ये लवण और जल। अम्ल में क्षार मिला देते तब बन जाता लवण और जल। ये अम्ल में पानी मिला रहा है तो उदासीनीकरण नहीं होगा। लवण का निर्माण भी तब ये होता जब अम्ल में क्षार मिलाते। अम्ल में क्या मिलाते? क्षार मिलाते। अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। ये कह रहा उदासीनीकरण नहीं भाई, अम्ल जल से मिलेगा, उदासीनीकरण नहीं। आयनीकरण और तनुता है, तनुता मतलब पतला होना।
और लवण का निर्माण या उदासीनीकरण तब होगा जब अम्ल क्षार से मिलेगा। आंसर हो जाएगा 1 और 3 इज द राइट आंसर। 1 और 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। चिला जी, हम अपने तरफ से वो सारे प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जब ये कह दिया ए बी से जुटेगा और ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो यहाँ डबल प्रोडक्ट है, ये नहीं होगा। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा। यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ डबल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट होगा संयोजन अभिक्रिया, डबल प्रोडक्ट होगा संयोजन अभिक्रिया नहीं है। बताइए आंसर अब जल्दी से क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 इज द राइट आंसर। 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 संयोजन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। संयोजन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग। चला कल एक बच्चा कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए सर, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। एकदम चला आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे देंगे जिसको आप पढ़ पाइएगा। हम सब आपका सब कमेंट्स हम देख लिए हैं, बहुत जल्द आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नमस्कार। बाकी चला जी, अगर आपको क्लास